नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जाति को लेकर मचा घमासान, जाति वाले बयान पर लालू के पलटवार से तिल मिलाए मांझी, दादा परदादा को करने लगे याद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनावी रैली को किया संबोधित, नरेंद्र मोदी को दी बड़ी वार्निंग, कहा जाति जनगणना करवा के दिखा दूंगा। वक्फ बिल पर गुजरात में जेपीसी की बैठक में हुआ जमकर हंगामा, राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच हुई तीखी बहस। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई, कांग्रेस का 13 बागी नेताओं पर जबरदस्त एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री फडणवीस के ऑफिस में हंगामा, महिला ने उखाड़ी नेम प्लेट, तोड़फोड़ की कोशिश। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को दी बड़ी चुनौती, कहा जाति जनगणना करवा के रहूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश के रोजगार की व्यवस्था को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया है। वहीं जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आप करिए या मत करिए, लेकिन संसद में आपके सामने मैं ये जाति जनगणना करवा के दिखाऊंगा। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसे लेकर राहुल गांधी ने भरोसा जताते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में बहुमत से जीत हासिल करेगी और क्लीन स्वीप करेगी। राहुल ने कहा कि एक तूफान आ रहा है और हम राज्य में सबके लिए सरकार बनाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। कल प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को जम्मू कश्मीर में पार्टी के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। इस चुनावी मौसम में ये उनकी पहली सार्वजनिक बैठक होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। प्रियंका शनिवार को सुबह सबसे पहले कठुआ के बिलावर में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, फिर जम्मू के बिशहान में एक सभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। वे अब तक कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान हुआ था। 26 सीटों के लिए अगले चरण का मतदान 25 सितंबर को हुआ, तो वहीं तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई, बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कर लिया किनारा, पोस्टरों से भी गायब हो गई उनकी तस्वीर। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। इसे लेकर सियासी पारा हाई है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से परहेज करती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कि बतौर सीएम रहते उनको और उनके फैसलों को लेकर जनता में जो नाराजगी थी, उससे पार्टी चुनाव में बचना चाहती है। वही वजह है कि अभी तक मनोहर लाल खट्टर पीएम मोदी की सभाओं में मंच पर नजर नहीं आए। पीएम की सभाओं से मनोहर लाल खट्टर को दूर रखकर बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से बचना चाहती है। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के पोस्टरों से भी गायब हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अब तक हरियाणा में 2 चुनावी सभाएं हुई हैं, लेकिन दोनों ही सभाओं के मंच पर खट्टर नजर नहीं आए। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर गृह मंत्री अमित शाह की सभा से भी दूर रहे। तिरुपति मंदिर विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था कि इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ चल रहे मुकदमे को लेकर बड़ा बयान दिया है। तिरुपति मंदिर विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ चल रहे मुकदमे को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए। उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर निशाना साधा, साथ ही किरेन से कई सवाल पूछे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यार की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि ये एक मंदिर है, जिसको लेकर ओवैसी ने कहा कि ख्वाजा चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं और उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली धार्मिक जगहों में से एक है। और उन्होंने दरगाह को मंदिर बताने पर किरेन रिजिजू से सवाल किया कि इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का क्या रुख है। बिहार की सियासत में जाति को लेकर सियासी घमासान जारी, जाति वाले बयान पर लालू के पलटवार से तिल मिलाए मांझी, दादा पर दादा को याद करने लगे।
बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी के बीच चल रही जुबानी जंग की चर्चा खूब है। दोनों एक दूसरे की जाति और डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दोनों के बीच चल रही इस तल्खी पर अब अन्य पार्टियों के नेताओं के भी बयान आ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जाति को लेकर सवाल उठाया। मांझी ने कहा कि लालू यादव नहीं है। इस पर लालू यादव ने पलटवार किया और पूछा था, मांझी मुसहर हैं क्या? आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मांझी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी और उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखा है। जो आरएसएस कहता है वही बोलता है। सच नहीं जानना चाहते हैं कुछ, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, तो सीएम से जाकर मिले, कार्रवाई करें। जिसने आग लगाई है उसको जेल में डालो, लेकिन बिना तथ्यों के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के दिए गए बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, माननीय दिलीप जायसवाल ने जो कहा है वो कानूनी प्रावधान के अनुरूप है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि माननीय दिलीप जायसवाल ने जो कहा है वो कानूनी प्रावधान के अनुरूप है। अब इस संदर्भ में कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी माननीय जीतन राम मांझी पर निर्भर करती है, लेकिन निश्चित रूप से ये राज्य की राजनीति के लिए दुखद है। वहीं पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्र की पिटाई पर कहा कि बिहार सरकार ने तुरंत राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया, उसके आधार पर कार्रवाई की। वहीं अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। पीपुल्स कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित घोटाले की जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद मैसूर लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज की गई है। पीपल्स कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित घोटाले की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैसूर लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज की है। जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत के आदेश के अनुसार लोकायुक्त एडीजीपी मनीष खरबीकर के निर्देश पर मैसूर लोकायुक्त एसपी उदेश के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं अब इसी एक्ट के तहत सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये किस धारा के तहत दर्ज की गई है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। शिकायतकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत पर कोर्ट ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। गुजरात में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में गृह मंत्री हर्ष संघवी और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बीच में बहस हो गई। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गुजरात के अहमदाबाद में बैठक हुई है। बिल को लेकर बैठक चल रही है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच में बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच में वक्फ बोर्ड के नियमों और कानूनों पर विवाद छिड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में बिल के किसी हिस्से को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर बात बहस तक पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक ओवैसी ने आरोप लगाया है कि ये प्रावधान मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास है। हर्ष संघवी ने कहा कि हम सभी धर्मों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में आवेदन करता है और आम नागरिकों के टैक्स का पैसा बिना सुनवाई के जब्त कर लिया जाता है। आम नागरिक का क्या कसूर? सरकारी संपत्ति पर सभी का अधिकार है। सूरत निगम में वक्फ बोर्ड को आवेदन देने की घटना का भी हवाला दिया। द्वारका सोमनाथ धर्म और आस्था का केंद्र है। यदि अचानक कब्जा हो जाए तो उसका समाधान आवश्यक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।